हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपकी बॉटनी टीचर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, इस चैप्टर में माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है, कैसा अलग अलग तरीकों में हम अपने डेली लाइफ में माइक्रोब्स का यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में एक ही शॉट में हम पूरा चैप्टर को समराइज करने वाले हैं, तो ब्रेस योरसेल्व्स एंड स्टे फोकस्ड। पहले शुरू करते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? माइक्रोब्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो होते हैं उसे हम माइक्रोब्स बुलाते हैं। माइक्रो का मतलब क्या? बहुत बहुत छोटा, है ना। वो इतना छोटा होता है कि हमें अपने नेकेड आइज में वो दिखाई नहीं देते। अगर हमें उसके बारे में पढ़ना है, उसको देखना है, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के तब देखेंगे, तब ही दिखेंगे वो माइक्रोब्स। इसीलिए हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। उनमें लाइफ है लेकिन बहुत बहुत छोटे हैं। हमारे आइज को उतना पावर नहीं है नेकेड आइज में देखने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं तभी दिखाई देंगे जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे रहते हैं। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे इस रूम में, यहाँ इस एयर में है, मेरे बॉडी के ऊपर है, मेरे बॉडी के अंदर है, वाटर में रहते हैं, और ओशंस में रहते हैं, बहुत सॉल्टी रीजन्स में रहते हैं, बहुत एसिडिक रीजन्स में रहते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पे रह सकते हैं। टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, कम है, तो वहां भी हमें माइक्रोब्स को देखने को मिलता है। तो माइक्रोब्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हम माइक्रोब्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यूबिक्विटस बोलते हैं। यूबिक्विटस का मतलब यह है कि वो हर जगह है, ठीक है। तो हम हर जगह माइक्रोब्स को देख सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपको याद रखना है, जिसे आपको याद रखना है। आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में पता है शायद। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में सुना है क्या? वो एक वाटर बॉडी जैसा है, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया, वहां पे बहुत ऐसा हाइड्रोथर्मल वेंट्स है जिसमें टेम्परेचर कभी कभी 100 डिग्री सेल्सियस उतना तक हो सकता है। वहां पे भी माइक्रोब्स मिलते हैं। और कई बार स्नो के बहुत लेयर्स अंदर हमें माइक्रोब्स मिलते हैं। सॉइल के वेरी डीप लेयर्स में माइक्रोब्स मिलते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स मिल सकते हैं। इसके बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का एक 11th ग्रेड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है ना। एक्सट्रीमोफाइल्स बुलाते हैं, आर्के बैक्टीरिया बुलाते हैं, तो थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स। जो भी माइक्रोब्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं वही अडेप्ट हो चुके हैं, वही सक्सेसफुली थ्राइव कर रहे हैं। हर जगह हमें माइक्रोब्स मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे माइक्रोब्स तो वो ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम नेकेड आई से देख नहीं पाते। कौन सा ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स में इन्वॉल्व है? जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े तो हमें पता चला बहुत सारा क्राइटेरिया होता है अलग अलग ग्रुप्स में डालने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। अगर वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है तो वो प्लांटे हो जाएगा, प्लांटे में ग्रुप हो जाएगा। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में ग्रुप हो जाएगा। वैसे क्या क्राइटेरिया है एक ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स के अंडर क्लासिफाई करने के लिए? एक ही क्राइटेरिया है, वो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। वो बहुत छोटा होना चाहिए, नेकेड आइज को वैसे ही दिखाना नहीं चाहिए। वो सभी ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स बुलाते हैं। उसका सेल स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस कैसा है, वो सब कैरेक्टर्स का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स को क्लासिफाई करने के लिए हम एक ही क्राइटेरिया है, वो बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी विजिबल टू योर नेकेड आई। Okay, so what all are the organisms that you can include under microbes? Bacteria are extremely tiny. वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिजम्स है, बहुत टाइनी है, तो बैक्टीरिया हम उनमें इंक्लूड कर देंगे माइक्रोब्स में। और प्रोटोजोन्स हमें पता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, एक सेल को हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो भी बहुत छोटे होते हैं। कई ऐसे फंगाई है जो माइक्रोस्कोपिक है। वायरसेस तो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सभी बहुत बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम इन सभी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स के ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे। माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा
कुछ माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ माइक्रोब्स यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कुछ हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं। वैसे बहुत डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमने एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है क्लासिफिकेशन के लिए, जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। बस यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन मैंने अटैच किया है इस स्लाइड में, मुझे बहुत क्यूट लगा, सारे माइक्रोब्स के कार्टून्स। तो या अब हम देखेंगे माइक्रोब्स के स्टडीज कैसे करते हैं। माइक्रोब्स तो हमें ऐसे ही दिखाई नहीं देंगे, तो हमें उनका स्टडी करना है तो कैसे करेंगे। This branch of science, the branch of biology that deals with the study of microorganisms is called microbiology। आप सबको ये पता होगा शायद। तो उन माइक्रोब्स को हम कैसे स्टडी करेंगे। अगर हम किसी माइक्रोब को स्टडी करना है तो उसे हमें रिजॉर्ट जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब मुझे एक बैक्टीरियल स्पीशीज के बारे में मुझे समझना है, मुझे स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो मैं ही ग्रो करूंगी उस बैक्टीरिया को मेरी लेबोरेटरी में। तो क्या करूंगी, जो भी करना चाहिए उस बैक्टीरिया को सब कुछ मैं ही तैयार करके दे दूंगी। कौन सा टेम्परेचर में बेस्ट ग्रो होता है, वो बेस्ट टेम्परेचर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सब कुछ दे दूंगी। और ये भी ध्यान रखूंगी कि कोई अदर माइक्रोब उस बैक्टीरिया के फूड के पास नहीं जाना। आइसोलेटेड कंडीशंस में, स्टेराइल कंडीशंस में जो भी चाहिए सब कुछ दे दूंगी और उसे ग्रो करूंगी। तो यहाँ पे जब हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं तो माइक्रोब्स के लिए फूड देना है ना, एक कार्बन सोर्स देना है, एक नाइट्रोजन सोर्स देना है। अगर वो माइक्रोब ग्रो होना चाहिए तो ये सभी चाहिए। अगर वो ग्रो हो जाएगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट से मिल सकता है। अगर नाइट्रोजन सोर्स से वो प्रोटीन्स बना सकता है, डीएनए बना सकता है। तो जो भी चाहिए वो सब हम दे देंगे। कैसे देंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन सभी को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, उस सॉल्यूशन में कुछ अगार डाल के, अगार आपको पता होगा ना, जेलेटिन, वो जेलीज, आइसक्रीम्स वो सभी में यूज करते हैं, अगार को डाल देंगे और थोड़ा हीट करने से वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेट्स रहते हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स में, तो पेट्री प्लेट्स बुलाते हैं हम इसे, पेट्री डिशेस या पेट्री प्लेट्स, उसमें हम वो सॉल्यूशन को पोर कर देंगे। वो पोर करने के बाद कुछ देर बाद वो जेली जैसा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके ऊपर हम एक थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया को स्प्रेड करेंगे। कहां पे करेंगे, जहां पे पूरा स्टेराइल कंडीशंस हो। आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में या कहीं यूट्यूब में सर्च किया है तो आपको पता लगेगा, उसको हम हुड बुलाते हैं, लैमिनार एयर फ्लो या हुड बुलाते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया को प्लेट करते हैं ना, बैक्टीरिया या फंगस या कुछ भी हम ग्रो करते हैं, तो हम पूरा चेम्बर जो है उस हुड में, वो सबको हम पहले अल्कोहल से वाइप कर देंगे। यूवी लाइट छोड़ के जो भी माइक्रोब्स रहते हैं उसको भी हम मार डालेंगे। उसके बाद ये हुड में एक विंडो जैसा होता है जिसको हम ऐसे पुल कर देंगे ताकि जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं वो उस न्यूट्रिएंट मीडियम पे जाके ना गिरे। तो हम जो भी इनोक्यूलम रहता है, थोड़ा कुछ बैक्टीरिया ऑफ आवर चॉइस रहता है, उसको इस मीडियम में डाल के एक दो ड्रॉप हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद वहीं पे हम उसे क्लोज करके सील करके, उसके बाद जहां पे भी जितना भी टेम्परेचर में वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं वहां उस टेम्परेचर में जाके रख देते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स सभी अच्छे से यूज करके अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि वो हमारी स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हम बैक्टीरिया, एक सिंगल बैक्टीरिया को तो देख नहीं सकते। अगर मैं इतना फूड सब दे रही हूँ, कंड्यूसिव रिसॉर्ट जैसा एटमॉस्फेयर दे रही हूँ, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। एक बैक्टीरिया जो रहता है वो डिवाइड होके दो हो जाएगा, दो से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। उसके बाद मुझे हिंदी के नंबर्स नहीं आते, सो 16 ऐसे ही मल्टीप्लाई होते होते जाएंगे। जब वो एक कॉलोनी ऑफ सेल्स बनेंगे तब हमें दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इस हर एक डॉट में बहुत सारा बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। इसे हम कल्चर्स बुलाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया और न्यूट्रिटिव मीडिया। वहां पे वो कॉलोनीज फॉर्म करेंगे which we can see with our naked eye. Such cultures are useful in studies of microorganisms. इन कल्चर्स को स्टडी करने से हम माइक्रोब्स के बारे में पता लगा सकते हैं, माइक्रोब्स के बारे में और डिटेल स्टडीज कर सकते हैं। यही करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आप में से कोई है क्या माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्टेड? बहुत अच्छा काम है, अगर पैशनेट है तो आप एंजॉय करोगे, ठीक है। वो हो गया स्टडी ऑफ माइक्रोब्स।
हमें जब भी माइक्रोब्स या जर्म्स के बारे में सोचते हैं तो पहला यही दिमाग में आता है कि वो बैड थिंग्स है, वो डिजीज कॉज करते हैं। यू आर राइट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि बहुत सारा माइक्रोब्स है जो फेटल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, लेकिन हर माइक्रोब बैड नहीं होते। ठीक है, माइक्रोब्स में भी हीरोज है, विलन्स भी है। विलन्स डिजीज कॉज करते हैं, जिसके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इन डिटेल पढ़ा होगा। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम हीरोइक सुपर हीरो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर रोज इडली या डोसा बनाती हूँ घर में, तो मुझे पता है फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया चाहिए, और उसके बिना हम डोसा इडली नहीं खा सकते, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन डेली वेलफेयर, आई एम सॉरी, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, एवरीडे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, उसके लिए माइक्रोब्स का क्या रोल है, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। पहले हम पढ़ेंगे कर्ड के बारे में। कर्ड अगर मिल्क से बनना है तो उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है, कर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए और मिल्क भी चाहिए। मिल्क में 1-2 स्पून कर्ड हम डालते हैं इनोक्यूलम की तरह, तो कर्ड मिल्क जो रहता है वो कर्ड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड है। जो भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बुलाते हैं। ये क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ टाइप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम। अगर ये मिल्क से इफ इट इज एक्सपोज टू मिल्क, इफ मिल्क इज एक्सपोज टू लैक्टोबैसिलस, क्या होता है ना, वो मिल्क में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज करके मिल्क में ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो ये ग्रो होते हैं मिल्क में, और मिल्क में जो भी प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रो इन मिल्क एंड दे कन्वर्ट इट टू कर्ड। जब ये ग्रो होते हैं तब जो भी मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कैसीन प्रोटीन होता है, वैसे जो भी मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, पार्शियली ब्रेक डाउन करके मिल्क को कोएगुलेट कर देते हैं, वहीं से कर्ड बनता है। ठीक है, अगर हमारे घर में कर्ड हम खुद ही बनाते हैं, बाहर शॉप से नहीं लाते हैं, तो आपको पता होगा घर में कैसे कर्ड बनाते हैं। थोड़ा मिल्क को हीट कर देंगे, जो भी लेफ्ट ओवर मिल्क है पूरा दिन का, कॉफी टी वो सब के बाद जो भी मिल्क बचा रहता है उसमें से ज्यादा लोगों के घर में कर्ड बनाते हैं, है ना। तो थोड़ा हीट कर देते हैं और थोड़ा कर्ड उसमें डाल देंगे। कर्ड में ऑलरेडी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहते हैं। अगर वो थोड़ा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस फ्रेश मिल्क में, जो बस very little you heat it, because that gives the right temperature for the curd to the lactic acid bacteria to multiply. You may have noticed during winters जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड होता है, तब कर्ड फॉर्मेशन उतना तेजी से नहीं होगा। जब भी टेम्परेचर कुछ वार्म है तब कर्ड फॉर्मेशन अच्छे से होगा। इसीलिए हम कर्ड इनोक्यूलम मिल्क में ऐड करने से पहले मिल्क को थोड़ा थोड़ा जस्ट वार्म कर देते हैं, उसके बाद लिटिल बिट ऑफ कर्ड ऐड करेंगे, तो जो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहते हैं कर्ड में वो ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क, जिसे हम इनोक्यूलम बुलाते हैं। आई नो व्हाट इज द वर्ड फॉर इनोक्यूलम इन कन्नड़ा, आई डोंट नो व्हाट इट इज इन हिंदी। कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो सूटेबल टेम्परेचर में वो मल्टीप्लाई होके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कर्ड का टेस्ट तो अच्छा लगता है बहुत लोगों को, सो इट इज टेस्टी, एंड मिल्क कर्ड बनने से उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी एनहांस हो जाएगा, विटामिन B12 का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। ऑल्सो मैंने पहले भी बताया, हमारे बॉडी के बाहर भी, हमारे स्किन के ऊपर माइक्रोब्स है, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है व्हेन यू कंज्यूम कर्ड एंड व्हेन यू कंज्यूम फर्मेंटेड फूड, तो हम उसे प्रोबायोटिक्स भी बुलाते हैं, है ना।
उसके वजह से हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम एक्सीडेंटली कुछ रोड साइड जो पानी पूरी बेचते रहते हैं वहां पे कंटामिनेशन का टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है, वो पता है, लेकिन कंटामिनेटेड हो सकता है, कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हो सकता है। अगर आप उसको कंज्यूम कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया भी आपके गट के अंदर चला जाएगा। लाइसोजाइम जो रहता है सलाइवा में, वो ब्रेक डाउन कर सकता है, कभी कभी उससे भी पास होके अंदर चले जाएंगे। HCl भी एक्ट कर नहीं पाता कभी कभी। तो जब हम कर्ड सभी खाते हैं, हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो वहां पे जो गुड बैक्टीरिया है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो दूसरे बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इन आवर स्टमक, यहाँ पे स्टमक दिया है तो मुझे लगता है ये स्टमक पे नहीं, इंटेस्टाइन्स पे रहते हैं। इन आवर स्टमक दे विल हेल्प इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दे चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसका मतलब ये है कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ग्रो करने नहीं देते, ऐसे हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये हो गया लैक्टोबैसिलस और कर्ड की बात। अब हम बात करेंगे डो के बारे में। जो भी बैटर हम बनाते हैं डोसे और इडली के लिए, वहां पे भी फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से। आपने देखा होगा डोसा बैटर, इडली बैटर जब हम ग्राइंड करेंगे, बैटर बना के रखेंगे, इमीडिएटली हम डोसा नहीं बनाएंगे, है ना। कुछ देर तक हम रखेंगे, 8 आवर्स 9 आवर्स तक रखेंगे। उसके बाद आप ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप किचन में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि सरफेस में थोड़ा बबली बबली अपीयरेंस, यू कैन नोटिस दैट बबली अपीयरेंस। वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हुआ है, कुछ गैसेस रिलीज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसी की वजह से वो अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं। तब हमें क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा, सॉफ्ट सॉफ्ट इडली सभी मिलेगा। ठीक है, तो डोसा और इडली के बैटर में भी माइक्रोब्स अपना मैजिक दिखाते हैं। फर्मेंट करके हमारा गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे, टेस्टी भी होता है। वो सभी हो सकता है सिर्फ माइक्रोब्स से। अब हम देखेंगे ब्रेड, बेकिंग इंडस्ट्री में क्या है माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस। आपको पता होगा बेकिंग में भी डो बनाते हैं पहले। उस डो को हम बेक करके केक्स या पेस्ट्रीज या ब्रेड ये सभी बनाते हैं। जब भी हम डो बनाते हैं तब थोड़ा ईस्ट को भी ऐड करते हैं। तो ईस्ट क्या करता है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट में भी फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जब फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तब ये थोड़ा पफी अपीयरेंस इसमें भी आता है। आपने देखा होगा कि जो भी केक्स और पेस्ट्रीज और ब्रेड्स हम देखते हैं उसमें पोर्स रहते हैं ना, होल्स रहते हैं, स्पंजी अपीयरेंस रहता है। उसकी वजह यह है कि जब वो हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है वहां हम पोर्स देखने को हमें मिलता है। यहां पे आपको समझना है द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए है। ये हमारा दूसरा साइंटिफिक नेम है। पहला था लैक्टोबैसिलस, इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। दूसरा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। इसे हम बेकर्स ईस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बुलाते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं। क्यों, हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये याद रखना कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट है, जो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत बहुत यूजफुल है। अब बात करते हैं टॉडी का। टॉडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। इसको कन्नड़ा में कल्लू या शेंदी बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो ये विलेज साइड, रूरल साइड ये सब करते हैं। तो जो भी पाम ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज में ऐसे टिप की तरफ कट्स, दे कट द ट्री एट द टिप्स। वहां पे जो भी सैप रिलीज होगा उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ट्री ट्रंक में ही पॉट्स टाई कर देंगे। तो जो भी सैप रिलीज होगा उस सैप को फर्मेंट होने तक रख देंगे। दे विल अलाउ इट टू फर्मेंट। उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद कुछ अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। इसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, बहुत कम अल्कोहल कंटेंट होता है। तो उससे टॉडी बनता है। तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, बहुत विलेजेस में, रूरल साइड में ये कंज्यूम करते हैं। लेकिन
माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादा हम साउथ एशियन कंट्रीज में देख सकते हैं, जैसे जापान, कोरिया में बहुत फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं वो। फिश को फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करते हैं। तो इसको शायद नत्तो बुलाएंगे जापानीज में। ये बहुत ही रेलिश डेलिकेसी है, बैम्बू शूट्स दैट आर फर्मेंटेड इन जापान। तो या दीज आर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब बात करेंगे चीज की। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज होते हैं। मोज़रेला चीज, I don't even know. So that is one type of cheese, and you have Gouda cheese, and I don't know. That's all I can remember right now. So बहुत अलग अलग Swiss cheese and Roquefort cheese, अलग अलग तरह का चीज होते हैं। यहाँ पे एक चीज और दूसरे चीज, दो टाइप्स ऑफ चीज में फर्क क्या है? टेक्सचर में फर्क होगा, टेस्ट में फर्क होगा, फ्लेवर में फर्क होगा। तो कैसे डिफरेंस बनेगा, एक एक चीज और दूसरी चीज में डिफरेंस कैसे बनेगा? जो भी ऑर्गेनिज्म उसको फर्मेंट कर रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उस चीज बनाने में, उसी ऑर्गेनिज्म अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेक्सचर्स में अलग अलग तरह का चीज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे वैरायटीज है चीज का, हर एक टाइप की चीज का उसका ही कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होगा, फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा। यहाँ पे लिए चीज को प्रोड्यूस करने में माइक्रोब्स यूज होंगे। डिफरेंट अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग तरह का चीज को प्रोड्यूस करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स में दो टाइप्स ऑफ चीज को डिस्क्राइब किया है। एक है स्विस चीज जो आपने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखा होगा, और एक है रॉकफोर्ट चीज। अगर आप पेपा पिग देखते हैं और कभी देखा है तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। ऐसे स्विस चीज मुझे पता भी नहीं था कि चीज एक फूड है। जब भी मैं छोटी थी, जब मैं कार्टून नेटवर्क में टॉम एंड जेरी सब देखती थी, तो मुझे लगता था ये क्या है, ये क्या कर रहा है जेरी। मुझे पता नहीं था। बहुत बड़ा होने के बाद मुझे पता चला ये चीज था। हम जब छोटे थे ये सब हमें पता नहीं था। आज तो कॉस्मोपॉलिटन जो भी किसी भी कंट्री का क्विजीन आपको मिल जाएगा। जब हम छोटे थे तो ओनली यू गो आउट टू रेस्टोरेंट्स, यू ईट डोसा, यू ईट मसाला वड़ा, यू ईट idli, and then you get back home. That is all the limited menu we had at restaurants. तो ये मुझे तो पता है सिर्फ टॉम एंड जेरी कार्टून देखने से। वहां पे जेरी को बहुत पसंद है ना इस टाइप का चीज, जो टॉम हमेशा ट्राई करता है जेरी को ट्रैप करने के लिए बाय यूजिंग दिस एज अ बेट, राइट। सो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें बड़े बड़े होल्स होंगे, जैसे आप देख रहे हो। आहा, ऐसे बड़े बड़े होल्स होंगे। तो ये होल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, इडली और डोसा और ब्रेड सभी में फर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तब ये होल्स प्रोड्यूस होंगे। वैसे ही यहाँ पे भी जो भी होल्स है वो प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन होने वक्त बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इस टाइप ऑफ चीज को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को हम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी बुलाते हैं। Propionibacterium shermani is the microbe or the bacterium that is used in the production of Swiss cheese. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नेम that you will have to remember. रॉकफोर्ट चीज क्या है? रॉकफोर्ट चीज का एक बहुत ही सावर टेस्ट होता है, उसमें कुछ पैची पैची मोज़ेक जैसा अपीयरेंस होता है। इसको ग्रो करने के लिए फंगाई यूज करते हैं। क्या है वो फंगाई आपके टेक्स्ट बुक्स में स्पेसिफाइड नहीं है, एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम नहीं दिया है। वो पेनिसिलियम रॉकफोर्ट ही है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। वो एक टाइप ऑफ फंगस है जो इसको वो एक पर्टिकुलर टेक्सचर और टेस्ट और फ्लेवर देता है। ठीक है, इसके बारे में पेप्पा पिग में बहुत एपिसोड्स है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि डैडी पिग को इस टाइप का चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल स्केल में हम बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स सभी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स भी आपको पता होगा हम माइक्रोब से ही प्रोड्यूस करवाते हैं।
तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये एंटीबायोटिक्स या कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करना है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, तो हमें फिर से रिजॉर्ट जैसा ट्रीटमेंट देना है। जो भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व है उनके लिए हमें ही ऐसे बड़े बड़े वेजल्स में उनको ग्रो करते हैं। इन वेजल्स में टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट मीडिया, नया न्यूट्रिएंट मीडिया डालते रहते हैं। जो भी चाहिए उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स हम डालते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अभी बचा है या खाली हो चुका है। खाली हो गया है तो फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम डालते रहेंगे। जो भी टेम्परेचर चाहिए आइडियल टेम्परेचर दे देंगे। कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट कर देंगे। वो सभी ट्रीटमेंट हम दे देंगे ताकि ये माइक्रोब्स हमें बहुत अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी में जो भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो बना दें। ठीक है, तो इसको हम फर्मेंटर्स बुलाते हैं। इसके बारे में आपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में पढ़ा होगा। इस बड़े वेजल्स जो स्टेराइल जो हम स्टेरिलाइज करके इसके अंदर ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को, इन वेजल्स को हम फर्मेंटर्स बुलाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल स्केल में, लार्ज स्केल में कौन सा प्रोडक्ट्स हम माइक्रोब्स को यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। पहला है अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज करने के लिए भी हमें फंगस, यूनिसेलुलर फंगस या ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसिए को यूज करेंगे। इसीलिए सैकरोमाइसिस सेरेविसिए को हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूजफुल है। हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम का एक चैप्टर 11th ग्रेड में, जहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसके बारे में हमने पढ़ा है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, जहां पे 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड को यूज करके हम इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके बारे में 11th ग्रेड में हम सब पढ़े हैं, है ना। वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। हम अलग अलग सबस्ट्रेट्स देते हैं ईस्ट को, उसका ब्रॉथ बना के सबस्ट्रेट्स देते हैं ईस्ट को। ईस्ट उन सबस्ट्रेट्स पर एक्ट करके हमें अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो microbes, especially yeast, such as Saccharomyces cerevisiae, have been used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, कभी कभी पोटैटो हो सकता है, कभी अगावे प्लांट से भी कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एक ड्रिंक और दूसरे ड्रिंक में, वाइन और बियर में, बियर और विस्की में, 2 टाइप का अल्कोहलिक ड्रिंक्स में डिफरेंस होता है टेस्ट में। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका अल्कोहल कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। कई ड्रिंक्स में अल्कोहल कंटेंट लो होता है, कई ड्रिंक्स में अल्कोहल कंटेंट हाई हो सकता है। वो अल्कोहल कंटेंट के डिफरेंस में भी टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, और टेस्ट में जो सबस्ट्रेट यूज किया है उसकी वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स को के लिए बार्ली को सबस्ट्रेट जैसे यूज करते हैं, अगावे यूज कर सकते हैं, पोटैटो यूज कर सकते हैं। तो कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया है उसमें भी डिपेंड होगा कैसा टेस्ट होगा, कैसा टेक्सचर होगा उस ड्रिंक का। ठीक है, माल्टेड सीरियल्स, वाइन तो हमें पता है, उसके लिए हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं, है ना। तो फ्रूट जूसेस भी यूज हो सकता है, माल्टेड सीरियल्स भी यूज हो सकता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल। हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक और बात सीखा है लास्ट ईयर 11th ग्रेड में। जब ईस्ट को हम कुछ सबस्ट्रेट देते हैं, सोचो हम बार्ली दिया है, बार्ली जब माल्ट हो रहा है तब बार्ली दिया है, बार्ली ग्रेन्स को दिया है, तो उन ग्रेन्स पे एक्ट करके ये अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ईस्ट ग्रो हो रहे हैं, उन सबस्ट्रेट्स को यूज कर रहे हैं और एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ईस्ट ग्रो होंगे वैसे ही उस सबस्ट्रेट में, उस मीडियम में अल्कोहल कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट सभी वो सबस्ट्रेट यूज करके अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब अल्कोहल कंटेंट 13 से 15% तक हो जाएगा, रीच हो जाएगा, तब वो बहुत पॉइजनस हो जाएगा ईस्ट के लिए ही। उस 15% अल्कोहल जब रीच होगा तब ईस्ट सब मर जाएंगे, दे विल डाई, दे विल नॉट बी एबल टू बेयर दैट एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 13% ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि
कई ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जिसमें 13% से भी ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट है। वहां पे अल्कोहल कंटेंट 13% से भी ज्यादा कैसे हो सकता है? ईस्ट का कॉन्सेंट्रेशन या कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए जो भी ब्रॉथ मिलता है उससे वो डिस्टिलेशन करेंगे। जब डिस्टिलेशन के बाद जो भी अल्कोहलिक बेवरेज हमें मिलेगा उसमें 13% से भी ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस है जैसे वाइन एंड बियर जो जिसमें अल्कोहल है, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस ही है, लेकिन क्योंकि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में डिस्टिलेशन इन्वॉल्व नहीं है, इनमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम होगा, 13% से भी कम होगा। अगर हम विस्की, ब्रांडी और रम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल कंटेंट कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि ये ड्रिंक्स डिस्टिल दिस इज फॉर्म्ड विथ डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। डिस्टिलेशन के बाद अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिस्टिलेशन का यूनिट ऐसे दिखता है। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटी का मतलब क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट। बायोटिक या बायोसिस का मतलब क्या है? बायो का मतलब ही लाइफ है। समथिंग दैट इज अगेंस्ट लाइफ इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, यहाँ किसके लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं? माइक्रोब्स के लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। माइक्रोब्स के लिए, स्पेशली बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स पॉइजन जैसा है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है? एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते ही कुछ माइक्रोब्स हैं। क्यों एंटीबायोटिक्स को माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं? ये एक एवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। नेचर में हम देखेंगे तो हमेशा हर माइक्रोब को रेजॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ना। उसका फूड, उसका शेल्टर, रिप्रोडक्शन, वो सब माइक्रोब्स ही टेक केयर करना है। सोचो कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, एक सबस्ट्रेट है जिनमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। 3 डिफरेंट माइक्रोब्स उसी जगह पे डिपेंडेंट है ग्रो करने के लिए। वहां पे जो भी फूड है वही फूड पे डिपेंडेंट है। अगर एक माइक्रोब कंपटीशन को कम कर सकता है तो क्या कर सकता है? वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकता है उसके सेल के अंदर जो दूसरे माइक्रोब्स को, इट विल किल द अदर माइक्रोब्स। जब दूसरे माइक्रोब्स मर जाते हैं तो कंपटीशन कम हो गया। वो माइक्रोब न्यूट्रिएंट मीडियम को अच्छे से यूज कर सकता है, उनका स्पीशीज ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा सभी ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल पर्पस है कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। सभी लोगों, सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी स्पीशीज में यही एक बायोलॉजिकल पर्पस है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज शुड हैपन, है ना। इसके लिए कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं? टू अवॉइड कॉम्पिटिशन वो कुछ केमिकल्स को सेक्रेट कर देंगे, सेक्रेट प्रोड्यूस करेंगे उसके सेल के अंदर ही और बाहर सेक्रेट कर देंगे। जब वो केमिकल सेक्रेट होगा तब विसिनिटी में जो भी माइक्रोब्स है उसको वो अफेक्ट करके वो सभी माइक्रोब्स मर जाएंगे। तब सारा स्पेस या सारा फूड इसी माइक्रोब को मिला तो उससे उसका रिप्रोडक्शन, उसका ग्रोथ, वो सब बढ़ जाएगा, है ना। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसीलिए नॉर्मली, नेचुरली माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया? इसको समझ लिया, इस माइक्रोब ने इस केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, इस केमिकल प्रोड्यूस करने की वजह से ये माइक्रोब भी मर रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमारे पास माइक्रोब ए है, माइक्रोब बी है। माइक्रोब ए जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है उससे माइक्रोब बी मर रहा है। ओके, इट इज डाइंग। तो ये माइक्रोब बी जो है वो ह्यूमंस में डिजीज कॉज कर सकता है। अगर इस माइक्रोबियल डिजीज मुझे हो गया तो मैं कैसे ट्रीट कर सकती हूँ? इस माइक्रोब जो है उससे वो केमिकल एक्सट्रैक्ट कर दूंगी, वो अपने बॉडी पे टैबलेट्स की तरह या कुछ इंजेक्शंस की तरह आई विल टेक दोज केमिकल्स। उससे मुझे कुछ नहीं होगा, उससे बैक्टीरिया को कुछ होगा। बैक्टीरिया के लिए ये पॉइजन है, मेरे लिए पॉइजन नहीं है। ठीक है, तो उस केमिकल को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, प्योरीफाई कर देंगे। वो you administer it to the patient who is suffering from a bacterial disease। वहां पे वो वही इफेक्ट दिखाएगा, जाके जहां पे भी वो बैक्टीरिया है उसको जाके किल कर देगा। यही है यूज ऑफ माइक्रोब्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ये किसके लिए है? ये बैक्टीरिया या माइक्रोब बी के लिए है, उसके लाइफ के अगेंस्ट है, इसीलिए हम एंटीबायोटिक बुलाते हैं। एंटीबायोटिक्स मेरे लिए
पॉइजन नहीं है। जो भी बैक्टीरिया को वो मार सकता है उसी बैक्टीरिया के लिए पॉइजन है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, हर टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस नहीं करते। उस केमिकल से कुछ अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ या रिप्रोडक्शन वो रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो माइक्रोब्स ही मर जाएंगे। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं मैंने अभी बताया है। एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी होने के बाद पहले ना बहुत डिजीजेस थे जिसको हमें क्योर नहीं पता था। एंटीबायोटिक्स का पता चलने के बाद जो भी बैक्टीरियल डिजीजेस है उन सभी को हम अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को यूज करके उन सभी बैक्टीरियल डिजीजेस को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज को ही यूज करते हैं, वायरल डिजीजेस में वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। एंटीबायोटिक्स डोंट दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वायरल डिजीजेस। इसीलिए आपको अगर कोल्ड हो जाता है तो या सोर थ्रोट हो जाता है, रनी नोज है, तो पहले 2-3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर। अगर वो वायरल है तो कम हो जाएगा, अगर वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो 3 दिन के बाद ही वो एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, एंटीबायोटिक्स कोर्स का। और वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू करते हैं तो पूरा करना है। अगर आपका सिम्टम्स थोड़ा कम भी हो जाए तब भी आपको एंटीबायोटिक्स कोर्स का पूरा करना है, नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा बैक्टीरिया में। इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है। बहुत सारी डिजीजेस थे जैसे प्लेग, वूपिंग कॉफ, डिप्थीरिया, लेप्रेसी। इन सभी डिजीज ने कई सारे लाइफ्स को ले लिया है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले। जब हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चला तो बैक्टीरियल डिजीज में हम रूटीनली यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को। ठीक है। हाँ, पहला एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पेनिसिलिन डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नेम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये एक चांस डिस्कवरी था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये नहीं चेक कर रहे थे कि कुछ ऐसी बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी है क्या, कुछ केमिकल है जो बैक्टीरिया को किल कर सकते, वैसे वो मोटिव ही नहीं था एक्सपेरिमेंट का। तो ये एक चांस डिस्कवरी था, एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। कैसे हो गया इसके स्टोरी हम कुछ सीख लेंगे। ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी जो है वो काम कर रहे थे एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। उस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे, तो वो ग्रो कर रहे थे इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में उसके लेबोरेटरी में। एक बार क्या हो गया, जो भी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को उन्होंने अपने न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया था, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, उस प्लेट में उन्होंने देखा कि एक मोल्ड ग्रो हो रहा था। मोल्ड क्या है यहाँ पे, ये एक टाइप ऑफ फंगस है। एक मोल्ड ग्रो हो रहा था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियल कल्चर प्लेट में। ठीक है, ये सोचो कि ये वो मोल्ड है जो भी सेंटर में है ना, यहाँ पे सोचो कि ये वो फंगस है, यहाँ पे बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकस का स्प्रेड है यहाँ पे। तो उस कल्चर प्लेट को वॉश नहीं किया था तो कंटामिनेट होके वहां पे एक मोल्ड ग्रो हो रहा था। लेटर उस प्लेट में जहां पे भी मोल्ड ग्लो हो रहा था उसके इमीडिएट विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग जोन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते। यहां ओवर हियर बैक्टीरिया कुड नॉट ग्रो इमीडिएटली सराउंडिंग द रीजन वेयर द मोल्ड वाज ग्रोइंग। इसको लेटर पता चला कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो सेंटर में ये मोल्ड है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ये मोल्ड का साइंटिफिक नाम है। ये पेनिसिलियम नोटेटम कुछ केमिकल्स को सेक्रेट कर रहे थे बाहर। इसकी वजह से उस केमिकल ने
कोई बैक्टीरिया या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करने नहीं देते थे। इसीलिए आप एक क्लियर जोन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मोल्ड है, यहाँ पे एक क्लियर जोन है जहां पे स्टेफाइलोकोकस नहीं है, उसके बाहर स्टेफाइलोकोकस है। तो he found out that it was due to a chemical produced by the mold Penicillium notatum. इस केमिकल को उन्होंने एक नाम दिया बेस्ड ऑन इट्स साइंटिफिक नेम, जो है पेनिसिलिन। डिस्कवरी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किए थे, लेकिन इसको पूरा पोटेंशियल एंटीबायोटिक के जैसा बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने में यूज करने का काम किए थे दो लोग, अर्नस्ट चेन एंड एडवर्ड फ्लोरी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो तब बहुत सारा बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकता था, क्योंकि वुंड्स पे ना जब बैक्टीरिया घुस जाते हैं वुंड्स के अंदर तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है ना, वहां पे डिजीज हो सकता है। उन सभी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए अर्नस्ट चेन एंड हॉरवर्ड फ्लोरी ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी पेनिसिलिन को यूज किया था। तब बहुत सोल्जर्स को ट्रीट किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जिसके लिए इन तीनों लोगों को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की स्टोरी। अब हम देखेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम कई एसिड्स को भी प्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रोब से। तो इंडस्ट्रियल स्केल में हमें कुछ एसिड्स, एंजाइम्स सभी प्रोड्यूस करवाना है तो माइक्रोब से हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एस्परगिलस नाइगर, ये एक फंगस होता है जिससे हम सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है, उसका नाम में ही है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड ऑब्टेन करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई से। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम एक बैक्टीरियम है फिर से, और ये प्रोड्यूस करता है एक टाइप ऑफ एसिड जो है ब्यूटेरिक एसिड। और फाइनली लैक्टोबैसिलस, तो हमें पता है लैक्टोबैसिलस के बारे में हमने कर्ड फॉर्मेशन में भी पढ़ा था। ये भी एक बैक्टीरियम है जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम को आपको याद रखना है, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमें उसे वो भी याद रखना है। आपको याद रखना है कि क्या वो फंगस है, बैक्टीरिया है, उसके बारे में आपका 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जहां पे भी साइंटिफिक नेम्स हैं उन सभी को एक पेज में एक लिस्ट बना के आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गया यूज ऑफ माइक्रोब्स इन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। पहले लाइपेसेस क्या होते हैं इसके बारे में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नाम का एक चैप्टर 11th ग्रेड में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वहां पे सीखा है लाइपेसेस वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों यूज होगा लाइपेस, वो भी डिटर्जेंट फॉर्म्युलेशन में। जब भी हम हमारे लॉन्ड्री को, कपड़े में कुछ ऑयली स्टेन्स हो जाएंगे तो ऑयल लिपिड ही है ना। अगर उस ऑयली स्टेन को रिमूव करना है तो लिपिड को ब्रेक डाउन करना है। लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइपेस चाहिए। लाइपेस है तो कुछ ऑयली स्टेन्स जो भी रहते हैं वो सभी निकल जाता है। आपने जो डिटर्जेंट्स के एड्स में देखा होगा, कुछ पिकल या कुछ ड्रॉप कर देते हैं शर्ट के ऊपर, उसके बाद उसको डिप करेंगे कुछ डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, तब वो जूम होके हर एक थ्रेड को दिखाई देता है। और वहाँ पे आप कुछ मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आके वो सभी डर्ट या जो भी स्टेन रहता है उन सबको वो ब्रेक डाउन कर देंगे। वो एंजाइम लाइपेस ही है। जो भी सर्कल मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं एड्स में वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स सभी लाइपेस है। लाइपेस ही ऑयली स्टेन्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो लाइपेस को ऑब्टेन करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। कौन सा माइक्रोब एग्जैक्टली वो स्पेसिफाई नहीं है एनसीईआरटी में। बस ये समझ लो कि माइक्रोब से हम लाइपेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। उन लाइपेस को हम डिटर्जेंट फॉर्म्युलेशंस में यूज करते हैं। डिटर्जेंट फॉर्म्युलेशंस में इसलिए है क्योंकि अगर कुछ लॉन्ड्री में, कुछ कपड़ों में ऑयली स्टेन्स हो जाए तो लाइपेस जो रहता है इस डिटर्जेंट में उससे
वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है पेक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस। पेक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस ये एंजाइम्स प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। इनको क्लैरिफाइंग एजेंट बुलाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ऑरेंज जूस जब हम घर पे करते हैं, ऑरेंज जूस बनाते हैं, और हम अगर एक ट्रॉपिकाना बॉटल्ड ऑरेंज जूस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क होगा। हमारे जूस जो घर पे बनता है वो उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन बॉटल जूस जो रहता है ट्रॉपिकाना या कुछ भी बॉटल जूस, वहाँ बहुत क्लियर रहता है वो जूस, इसलिए क्योंकि वहाँ जब वो प्रोसेस करते हैं तब ये एंजाइम्स यूज करते हैं, वो जो भी प्रोटीन्स उस टर्बिड अपीयरेंस देता है उन सभी प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो क्लियर अपीयरेंस दिखेगा। इसीलिए पेक्टिनेसिस और प्रोटीएसिस को यूज करेंगे। यहाँ पे लाइपेस और पेक्टिनेस प्रोटीएस, इसके लिए कोई माइक्रोब्स का मेंशन नहीं किया है। तीसरा हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस से। स्ट्रेप्टोकॉकस एक बैक्टीरिया है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसे हम क्लॉट बस्टर भी बुलाते हैं। इसको हम क्लॉट बस्टर भी बुलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे ब्लड वेजल्स में ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हुआ है, अलग अलग फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो ब्लड क्लॉट कुछ ऐसा ब्लड वेसल में हुआ है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं हो पाएगा। अगर वैसे ही क्लॉट कुछ जो ब्लड वेसल ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, उस वेसल में अगर कुछ ब्लॉक है तो वो ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहीं भी हमारे बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट है, वो कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन को ठीक से नहीं होना नहीं दे रहा है, तो हम उसे उन ब्लड क्लॉट को हमें डिसॉल्व करना है, रिमूव करना है। वहां ब्लड क्लॉट को रिमूव करना है तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम को यूज करेंगे। वो एक क्लॉट बस्टर जैसा बिहेव करेगा और सभी क्लॉट्स को ब्लड वेसल से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोस्पोरिन के बारे में। साइक्लोस्पोरिन ए हम एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इसका मतलब क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। क्यों सप्रेस करना है इम्यून सिस्टम को? इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का? हमारे इम्यून सिस्टम में WBC सेल्स हैं, वो हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी कोई पार्टिकल जो हमारे बॉडी को नहीं बिलोंग करता वो अगर एंटर किया तो हमारा WBCs, हमारा इम्यून सिस्टम सभी फाइट करके उन बैक्टीरिया, उन वायरस, उन फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वही है हमारा इम्यून सिस्टम का काम। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी में फेल हो जाते हैं, उनके काम ठीक से नहीं कर पाते, तब हमारा उस ऑर्गन का फंक्शन ठीक से नहीं होने से हमारा लाइफ ही थ्रेटन हो जाता है। अगर हमारा किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाए तो हमारा पूरा लाइफ को ही क्या बोलते हैं, फेटल हो सकता है ना। हम इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। पीपल कुड डाई व्हेन दे हैव किडनीज दैट आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। तो कई बार ऐसे होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी और से किडनी को लेके, नॉट नेसेसरली किडनी, अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, किडनी को लेके एक और ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, जब इसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन बुलाते हैं। तब क्या होगा, मुझे अगर सरवाइव होना है, उस पेशेंट को अगर सरवाइव होना है तो वो किडनी की जरूरत है। वो किडनी नहीं है तो वो पेशेंट मर जाएंगे। लेकिन उस पर्सन के बॉडी, जिसमें जो भी पेशेंट है जिसमें किडनी ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है, उस पेशेंट में अगर हम ये किडनी डालेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम ठीक से वर्क हो रहा है। उस इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये किडनी, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, इट इज अ फॉरेन पार्टिकल, इट कैन हार्म मी, और वो ज्यादा उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में लग जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे अलाइव रहना है तो किडनी चाहिए,
किडनी नहीं वर्क हो रहा है तो किसी और से किडनी लाके ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन इम्यून सिस्टम को पता चला कि ये किडनी मेरा नहीं है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक डाउन करना, डिस्ट्रॉय करना वो फॉरेन किडनी सेल्स का। ओके, डोनर की किडनी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन जैसे इंडिविजुअल्स में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, तब वो इम्यून सिस्टम को काम कर देगा। तो काम, इट सेज जस्ट काम डाउन फॉर सम टाइम, नॉट फॉर सम टाइम, एक्चुअली पूरा लाइफ तक लेना है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स को, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वो उस ऑर्गन को जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि अगर आपके फैमिली या क्लोज फ्रेंड सर्कल में ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, वो अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा विजिटर्स को भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को अगर हम सप्रेस कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता कि मुझे ये किडनी सेल्स को नहीं मारना है, मुझे अगर बैक्टीरिया आता है तो उसे मार देना है, ऐसे उसे पता नहीं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो इनडिस्क्रिमिनेटली वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि किडनी को मत डिस्ट्रॉय करो, तो वो समझता है वो सप्रेस हो जाएगा। अगर एक डेडली वायरस भी एंटर हुआ वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हो गया तो भी वो इम्यून सिस्टम सप्रेस ही होगा। इसीलिए इन लोगों ने जिसमें ट्रांसप्लांटेशन हो चुका होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो लोग ज्यादा क्राउडेड एरियाज में भी नहीं जाते, ज्यादा विजिटर्स को भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसका इम्यूनिटी बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोस्पोरिन एक ही बात। अब हम बात करेंगे स्टैटिन्स के बारे में। स्टैटिन्स क्या है? स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक एंजाइम चाहिए, ठीक है, जो भी एंजाइम इन्वॉल्व है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ये स्टैटिन्स जो है उन एंजाइम्स में जाके बाइंड हो जाएंगे। आपको पता होगा एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं। ये एक एंजाइम है, ये अगर सबस्ट्रेट है तो ये लॉक इन की जैसा फिट हो जाएंगे एंजाइम के एक्टिव साइट पे, है ना। जो भी सबस्ट्रेट है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के और ये स्टैटिन्स जो है, इन दोनों का शेप या स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही सिमिलर रहता है। तो क्या होगा, इसके एक्टिव साइट में जो है, इस एंजाइम के एक्टिव साइट जो है, उस एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके ये स्टैटिन्स बाइंड हो जाएंगे। जब ये स्टैटिन्स बाइंड हो जाते हैं, ये एंजाइम लॉक हो गया। अब इस एंजाइम को ये सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं कर सकता, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। ये दोनों स्टैटिन्स और जो सबस्ट्रेट है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, ये दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक ही एक्टिव साइट के लिए। जब ये एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो भी सबस्ट्रेट चाहिए वो जाके बैठ नहीं सकता, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्लड थिनर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑब्टेन करते हैं एक टाइप ऑफ ईस्ट से। ईस्ट से हमें याद आएगा मोस्टली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, लेकिन मोनास्कस परप्यूरिस भी एक टाइप का ईस्ट है जो जिससे हम स्टैटिन्स को ऑब्टेन करते हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है। इट एक्ट्स बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. Understood? अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सूएज ट्रीटमेंट की। जो भी सूएज जनरेट होता है उसको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करने से पहले उन सूएज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट को थोड़ा लो करना है। उस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिड्यूस करके जब वो ऑर्गेनिक कंटेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा, तभी हम ये सूएज को वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, वही करेंगे हम सूएज ट्रीटमेंट में। यहाँ सूएज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आपको ही पता चलेगा जाते जाते। सूएज ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है फर्स्ट ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी प्रोसेसेस होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे हम जो भी डेब्री फ्लोट करता रहता है उसको रिमूव करते हैं। जो भी ज्यादा ग्रिट या पेबल्स या स्टोन्स जैसा रहता है सूएज में, वो सब हम रिमूव कर देंगे। तो अब समझेंगे कि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होगा। फिल्ट्रेशन का मतलब आप सबको पता है, फिल्टर रहता है, उसके पास हम उसके थ्रू हम कुछ पास करते हैं। जो भी उस फिल्टर के पोर साइज से बड़ा है वो फिल्टर हो जाएगा, वो रह जाएगा, जो भी छोटा साइज है वो निकल जाएगा, है ना। यही होता है यहाँ पे भी। लेकिन हम इसे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं जो अलग अलग पोर साइज का है। ये एक फिल्टर हो गया, और इसके बाद ऐसा एक फिल्टर होगा, इसके बाद इससे भी छोटा एक फिल्टर होगा, और उसके बाद ऐसे सीक्वेंशियल फिल्टर्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर फिल्टर में पोर साइज डिफर होता है। यहाँ पे पोर साइज बड़ा है, यहाँ पे पोर साइज छोटा है, यहाँ उससे भी छोटा है, यहाँ स्मॉलेस्ट है ना। यहाँ पे पोर साइज फिल्टर हो रहा है। आपको पता होगा कि सूएज में बहुत सारा फ्लोटिंग डेब्री या फ्लोटिंग वेस्ट मिलता है। हमें वाटर बॉटल्स के लिड मिलते हैं, वाटर बॉटल्स मिलते हैं, कुछ स्लिपर्स मिलते हैं, या कुछ चॉकलेट के रैपर्स मिलते हैं, चिप्स पैकेट के रैपर्स मिलते हैं। वो सब फ्लोट होता रहता है सूएज में। पहला काम ये है कि जो भी फ्लोट हो रहा है उन सभी पार्टिकल्स को, उन सभी डेब्री को हम रिमूव करें। तो यहाँ पे हम पहले सूएज को पास करते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्लोटिंग डेब्री है वो सब यहाँ पे रिटेन हो जाएगा, है ना। अगर एक चॉकलेट रैपर है ऐसा, वो यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। अगर एक वाटर बॉटल का लिड है वो रिटेन हो जाएगा। तो जो भी फ्लोटिंग डेब्री है वो सब हम रिमूव कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोटिंग डेब्री जो है, डेब्री का मतलब वेस्ट है, फ्लोटिंग डेब्री जो है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद हम जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो भी सूएज मिलता है उसको हम एक टैंक के अंदर लेट इन करते हैं, ठीक है। उसको एक टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सेकेंड प्रोसेस होता है जो है सेडिमेंटेशन। यहाँ पे जो भी डेंस पार्टिकल्स है, जैसे पेबल्स हो सकते हैं, कुछ स्टोन्स हो सकते हैं, सैंड या ग्रिट हो सकता है, जो भी है कुछ डेंसर पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ पे सूएज को पास किया इस टैंक में, तो यहाँ पे जो भी डेंस पार्टिकल्स रहते हैं वो डेंस पार्टिकल्स सभी यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। वो डेंस पार्टिकल्स जो भी रहते हैं वो सभी बॉटम में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बॉटम में सेटल हुआ इसको हम प्राइमरी स्लड्ज बुलाते हैं, और जो भी फ्लोट हो रहा है ऊपर, फ्लोट नहीं, जो भी ऊपर कुछ रिलेटिवली क्लियर लिक्विड है उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट बुलाते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस विच इज सेडिमेंटेशन। ये है सेडिमेंटेशन। समझ में आ गया? ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो भी फ्लोट हो रहा है उसे निकाल दिया। सेकेंड, जो भी डेंस था उसे सेटल होने को छोड़ दिया, अलाउ किया कुछ देर तक। जब वो सेटल हो गया, लिक्विड कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद हमें दो
चीज मिलते हैं। एक है प्राइमरी स्लज, जो ग्रिट पेबल्स वो सभी है, डेंस पार्टिकल्स है, वो सेटल हो गया है, और उसके ऊपर रिलेटिवली क्लियरर लिक्विड प्राइमरी एफ्लुएंट। सो ये हो गया सेडिमेंटेशन। अब हम इस प्राइमरी एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में टैंक्स होते हैं, जिसे हम एरेशन टैंक्स बुलाते हैं। एरेशन टैंक। जो भी प्राइमरी एफ्लुएंट हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला था, उसको ये एरेशन टैंक में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एरेशन टैंक हम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इस एरेशन टैंक में फैन जैसा एजिटेटर्स होंगे। ऐसे फैन जैसा वो हमेशा स्पिन होते रहते हैं, ताकि जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट होना चाहिए अंदर। क्यों ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए? हमें ये समझना है कि जो भी हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है, यहाँ पे इस प्राइमरी एफ्लुएंट जो है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या है? इस प्राइमरी एफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और उसमें कुछ हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स भी है। हेटेरोट्रोफिक एरोबिक माइक्रोब्स भी है। कौन सा है ये माइक्रोब्स? ये बैक्टीरिया है और फंगस। तो ऐसे माइक्रोब्स भी हैं। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? सूएज को ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना है। वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो भी हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स यहाँ पे ही है, सूएज में ही है, उसी माइक्रोब्स को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को हम रिड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता है हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स खुद अपने फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, वो डिपेंड होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर से। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ये फूड हो सकता है हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स के लिए। ये हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स एरोबिक है। अगर ये हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हमें इस हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई किया तो वो हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को फूड जैसा यूज करके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिड्यूस करते जाएंगे। वैसे ही फूड यूज करते करते ये हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा होता रहेगा। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? एरेशन टैंक में हम ऑक्सीजन का अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन को क्यों सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स जो है, इस हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिड्यूस करवाना है। अभी हमें ये माइक्रोब्स इस कंटेंट को रिड्यूस करवाना है। अगर ये माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को रिड्यूस करना है तो इस हेटेरोट्रोफिक एरोबिक माइक्रोब्स को अच्छे से ऑक्सीजन चाहिए, जो हम अब दे रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन अच्छे सप्लाई करते हैं तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को फूड जैसा यूज करेंगे। इस फूड जैसा ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते करते वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो जैसे ही ये ट्रीटमेंट होता रहेगा, वैसे ही ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम होता रहेगा, हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, ये होगा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरेशन टैंक में। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कितना है, इसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल कितना है, क्या अब ये पोल्यूटिंग पोटेंशियल कम हो गया है, क्या हम अब ये वाटर बॉडी के अंदर रिलीज कर सकते हैं? ये कुछ टेस्ट है क्या हमें इसको टेस्ट करने के लिए? एक टेस्ट है जो हम कर सकते हैं, उसको हम बीओडी टेस्ट बुलाते हैं। तो ये बीओडी टेस्ट में क्या होता है, बीओडी का मतलब क्या है वो हम पहले समझ लेंगे। बीओडी के बारे में आपने सुना होगा।
बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है ऑक्सीजन का डिमांड? नाम से ही पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन के डिमांड के बारे में है। किसके लिए ऑक्सीजन डिमांड है ये हम देखेंगे। हम एक कंटेनर को कंसिडर करेंगे। ये एक 1 लीटर का कंटेनर है। इस 1 लीटर कंटेनर में मेरे पास एक 1 लीटर का वाटर सैंपल है। ठीक है, मेरे पास 1 लीटर का वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और उसके साथ कुछ हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स भी होंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं? अगर ये जो भी 1 लीटर में माइक्रोब्स है, इन माइक्रोब्स को इस 1 लीटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, इन माइक्रोब्स को इस ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ब्रेक डाउन करना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? यही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमारे पास 1 लीटर का वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल में माइक्रोब्स भी है, बैक्टीरिया, फंगाई भी है, हेट्रोट्रोफिक एरोबिक माइक्रोब्स भी है और उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर भी है। अगर इस ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ब्रेक डाउन करना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? वही है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या है? अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो हम ये समझते हैं कि उसके पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है ना? ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, बीओडी ज्यादा। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर बीओडी ज्यादा है तो उस वाटर सैंपल का पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है। अगर बीओडी कम है तो उस वाटर सैंपल का पोल्यूटिंग पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो इस बीओडी के वैल्यू से हम समझ सकते हैं कि उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल कितना है। क्या वो ज्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडी है या वाटर सैंपल है या कम पोल्यूटेड वाटर सैंपल है। ठीक है, यहां पे हमने बीओडी के बारे में समझ लिया। अब क्या होगा? हम सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे एरेशन टैंक में ताकि हेट्रोट्रोफिक एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर है अच्छे से जल्दी सब कुछ ब्रेक डाउन करे। जब ये हो रहा होता तब क्या होता है ना, तब जो भी बैक्टीरिया वायरसेस है वो बैक्टीरिया वायरस का नंबर ज्यादा होता रहेगा और वो कुछ ऐसे फ्लॉक्स फॉर्म करेंगे। ये फ्लॉक कुछ नेटवर्क जैसा है जहां पे आपको पता है फंगस में हाइफे होते हैं, हाइफे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सब एक नेटवर्क जैसा बन के उसमें कुछ बैक्टीरिया भी ट्रैप होके रहता है जिसको हम फ्लॉक्स बुलाते हैं। इसको हम फ्लॉक्स बुलाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया फंगस ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को कम करते जाते हैं वैसे ही उसका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे उसका नंबर बढ़ जाएगा वैसे ही वो एक नेटवर्क फॉर्म करके उसमें बैक्टीरिया भी ट्रैप होगा, फ्लॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में चेक करते रहेंगे बीओडी को।
जब हमें पता चलेगा कि बीओडी बहुत कम हो गया है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है, अब ये काफी है, इतना है तो हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं, जब हमें वो पता चलेगा तो हम एरेशन टैंक से इसको एक और सेटलिंग टैंक में पास कर देंगे। ठीक है, जो भी यहां पे है इसको हम एक और सेटलिंग टैंक में पास करेंगे। एक और सेटलिंग टैंक में पास करेंगे। इस सेटलिंग टैंक में जो भी फ्लॉक्स प्रोड्यूस हुए थे वो सब सेडिमेंट हो जाएंगे। जो भी नेटवर्क जैसा फ्लॉक्स बने थे वो सब सेटल हो जाएंगे। तो हम इसे क्या बुलाएंगे? जो भी सेटल हो गया ये होता है हमारा एक्टिवेटेड स्लज। ये एफ्लुएंट जो है इसको हम वाटर बॉडीज में पास ऑन कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जो भी ये एक्टिवेटेड स्लज रहता है, इस एक्टिवेटेड स्लज के एक पोर्शन को, एक छोटा सा पोर्शन लेके वापस एरेशन टैंक में पंप करेंगे। ये इनोक्युलम जैसा रहेगा। ये फिर से ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। बाकी एक्टिवेटेड स्लज का क्या होगा? बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज रहता है उसको हम एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाल देंगे। यहां पे क्या होता है, इन डाइजेस्टर्स में एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया इस हेट्रोट्रोफिक एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई को सबस्ट्रेट जैसे यूज करके उस पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो एनाएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं इस एक्टिवेटेड स्लज में जो भी बैक्टीरिया फंगस है, तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस हो जाएगा। उसमें मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो बायोगैस प्रोड्यूस होगा जिसको हम कुकिंग या लाइटिंग उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सूएज ट्रीटमेंट। सूएज ट्रीटमेंट में आपको बीओडी का मतलब क्या है, वो क्या सिग्निफाई करता है, ये सब पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने माइक्रोब्स का यूज ही नहीं किया, ये भी पता रहना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया है, वहां पे माइक्रोबियल एक्शन कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक में ही ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट कम हुआ है। ठीक है, जो भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस होता है, लिटिल बिट ऑफ इट इज पंप्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक, मोस्ट ऑफ इट इज टेकन इनटू द anaerobic sludge digesters where biogas will be produced. तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है जो बहुत पोल्यूटेड है। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 2 प्रोग्राम्स को इनिशिएट किए हैं, जो है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। गंगा और यमुना हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो वो बहुत ही पोल्यूटेड हो गए हैं। तो इन रिवर्स को, जो हम सेक्रेड भी मानते हैं, इन रिवर्स को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी इन्होंने प्रपोज किए हैं। जो भी सूएज गंगा और यमुना में रिलीज होगा उससे पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, यही है इसका प्रपोजल, जिसके लिए हमें बहुत सारा सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को डेवलप करने से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ ट्रीटेड सूएज ही रिवर्स के अंदर रिलीज होगा, अनट्रीटेड सूएज नहीं रिलीज होगा, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोगैस प्रोडक्शन की। बायोगैस, बायो का मतलब लाइफ है, बायोगैस, गोबर गैस भी बुलाते हैं इसे। बायोगैस क्या होता है? बेसिकली बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रिडोमिनेंटली उसमें मीथेन ही हमें मिलेगा। ठीक है,
इसको हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बायोगैस मिलता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से। ये इनफ्लेमेबल होता है जिसको हम फ्यूल जैसा यूज कर सकते हैं। कौन सा टाइप का गैस प्रोड्यूस होता है, इस पे डिपेंड करता है कि हम सबस्ट्रेट, कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, इसके बारे में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। ये भी एक एक्सट्रीमोफाइल है, आर्के बैक्टीरिया के एक टाइप है। ये बैक्टीरिया जो है मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसके लिए, तो ये ऑक्सीजन के बिना ग्रो कर पाते हैं। और इसका मेन सबस्ट्रेट ही है, मटेरियल ही है सेल्यूलोस। दे ग्रो ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल। सेल्यूलोस कहाँ पे मिलता है हमें? प्लांट मैटर में मिलता है। प्लांट्स में, प्लांट के सेल वॉल्स में सेल्यूलोस रहता है। प्लांट सेल वॉल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। तो जो सेल्यूलोसिक मटेरियल है उसको यूज करके ये ग्रो होते हैं और साइमल्टेनियसली उसके मेटाबॉलिज्म होने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी रिलीज करते हैं। तो ये प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेथनोजेन एक जनरल नाम है। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया दैट विल जेनरेट मीथेन। मेथनोजेनिक, मीथेन जेनरेटिंग। उसका एक एग्जाम्पल है मेथानोबैक्टीरियम। याद रखना है, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एनारोबिक स्लज में, ठीक है? एनारोबिक स्लज में सुवेज ट्रीटमेंट के वक्त मिलेगा। ये ऑल्सो मिलेगा हमें कैटल के रूमेन में। रूमेन का मतलब है क्या है? कैटल में डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में एक चेंबर जैसा रहता है, एक पार्ट रहता है जिसे हम रूमेन बुलाते हैं। तो उस रूमेन में भी हमें ये मिलता है। तो कैटल में क्या होता है? कैटल, आपको पता है, हर्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स है, वो प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं। तो लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है। तो जब वो सेल्यूलोज ज्यादा होता है, उसके रूमेन में ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया रहता है। तो ये कैटल खुद सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया जो रूमेन में रहता है वो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In the rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Thus, क्योंकि इसके रूमेन में, इसके गट में ही ऐसे बैक्टीरिया है, वो एक्सक्रीटा में भी ऐसे बैक्टीरिया हमें मिलता है। तो ये काउडंग जो है, इसको बायोगैस जनरेशन में यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको गोबर गैस भी बुलाते हैं। तो एक बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है? एक बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट टैंक होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको हम डाइजेस्टर बुलाते हैं। ये 10 to 15 फीट डीप होगा। जो भी हमारा स्लरी है, जो भी हमारा बायो वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट, वो सभी एक स्लरी, एक लिक्विड जैसा बना के हम इस डाइजेस्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये एक इनलेट हो गया टू इंट्रोड्यूस द स्लरी। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रहता है। यहाँ पे जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये एक फ्लोटिंग कवर रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा, ये फ्लोटिंग कवर का लेवल भी रेज होता जाएगा। It is placed over the slurry which keeps on rising as the gas produced in the tank due to microbial activity. यहाँ पे हमें दो आउटलेट्स है। एक आउटलेट ये है, गैस होल्डर से एक आउटलेट आता है। इस आउटलेट से हम गैस को सप्लाई करते हैं नियर बाय हाउसेस को, जो वो लाइटिंग या कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक और आउटलेट है, इस आउटलेट से हम जो भी स्लरी स्पेंट हो गया है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी बायोगैस मिलता है वो कुकिंग, लाइटिंग, ये सब के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि काउडंग ज्यादा रूरल साइड्स में ही मिलता है, बायोगैस प्लांट्स भी हम ज्यादा रूरल साइड में ही देखते हैं, ठीक है? तो ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे देश में अभी, वो दो ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट से हुआ है।
पहला है IARI. IARI is short for Indian Agricultural Research Institute. दूसरा है KVIC. KVIC is short full form क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है. अब हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कुछ इंसेक्ट पेस्ट या कुछ पेस्ट है क्रॉप प्लांट में, वो डिजीज कॉज कर रहा है या यील्ड को कम कर रहा है, तो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करके उन पेस्ट को सब हम इरेडिकेट कर देंगे. लेकिन उसके बजाय हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स बुलाते हैं. तो बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट्स एंड डिजीजेस. क्यों हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो केमिकल्स है तो टॉक्सिक रह सकते हैं और हार्मफुल भी होता है ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स के लिए भी. जो भी हम प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर एक पेस्टिसाइड का या एक इंसेक्टिसाइड का एक लेयर है, तो हम अगर उस केमिकल्स को खा जाते हैं तो हमारा हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है. और जब ये पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो वो सॉइल पे जाके गिरेगा और सॉइल का क्वालिटी को भी डिटीरियोरेट कर जाएगा, कर देंगे. तो पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट्स, ये सभी पोल्यूट हो सकते हैं. ठीक है, ये दो है डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या एडवांटेज है? हमें पता है कि कोई भी इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो उस इकोसिस्टम का हेल्थ भी बेटर ही होगा. कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक क्रॉप फील्ड है, उस क्रॉप फील्ड में एक इंसेक्ट पेस्ट है, उस इंसेक्ट को हमें गेट रिड करना है, तो हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया. पेस्टिसाइड स्प्रे करने से उस इंसेक्ट के साथ कई सारे इंसेक्ट्स भी मर गए जो नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ इंसेक्ट हार्म कर रहा था हमारे क्रॉप को. तो उसके साथ दूसरे इंसेक्ट्स भी मर गए. इससे उस इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा और उसका स्टेबिलिटी और हेल्थ भी कम हो जाएगा. तो हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे. इरेडिकेशन ऑफ द क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, फॉर विदाउट देम the beneficial predatory and parasitic insects which depend on them as food or as host would also be not able to survive. So इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक प्लांट है, एक क्रॉप फील्ड में एक प्लांट है. इस प्लांट को एक इंसेक्ट नहीं, ये फ्लावर जैसा दिख रहा है, ओके, इसे हम इंसेक्ट बोलेंगे. तो ये इंसेक्ट इस प्लांट में यील्ड को कम कर रहा है. अगर मैं इस इंसेक्ट को इरेडिकेट किया यूजिंग पेस्टिसाइड्स, तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस पे डिपेंडेंट हैं. ये ऑर्गेनिज्म शायद प्रेडेटर है और ये सरवाइव करता है इसको खा के, और ये शायद एक पैरासाइट हो सकता है जो सरवाइव करता है इसको होस्ट बनाने से. ठीक है, अगर ये मर गया, ये इरेडिकेट हो गया, तो ये सरवाइव नहीं हो सकते, ये सरवाइव नहीं हो सकते. ठीक है, तो इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा. तो अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स यूज करें तो इससे हमारा जो भी डिपेंडेंस है केमिकल्स में वो सब कम हो जाएगा. इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बताती हूं. ये एक प्लांट है, ये एक इंसेक्ट है जो पेस्ट है, इस प्लांट के यील्ड को कम कर रहे हैं. नेचुरली इस इंसेक्ट या पेस्ट को एक नेचुरल प्रेडेटर होता है ना, एक नेचुरल प्रेडेटर होता है. अगर हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बजाय इस प्रेडेटर को यूज कर सकते हैं, तो इस प्रेडेटर को फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रेडेटर ही इसको खा जाएगा.
है ना, तो वैसे भी इनका एलिमिनेशन हो जाएगा, एरेडिकेशन हो जाएगा, इवन विदाउट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे करने के लिए फार्मर्स को पता रहना चाहिए अलग अलग लाइफ फॉर्म्स फील्ड में, जो भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स रहते हैं, वो क्या है वो सभी पता लगाना चाहिए। ऑल्सो अगर कुछ पेस्ट के लिए कुछ नेचुरल प्रेडेटर है, उस पेस्ट का लाइफ साइकिल क्या है, उस पेस्ट का फीडिंग हैबिट्स क्या है, ये सब पता लगाने से हम प्लान कर सकते हैं कुछ बायो कंट्रोल एजेंट से ही इस पेस्ट को मैनेज करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स हमें पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन हम कुछ इंसेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। एफिड्स नाम का एक पेस्ट है, मस्कीटोज भी कुछ क्रॉप फील्ड्स में पेस्ट है, तो इसको इरेडिकेट करने के लिए हम कुछ इंसेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। लेडी बर्ड बीटल्स को यूज करके एफिड्स को हम इरेडिकेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ मस्कीटोज। वैसे ही बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा बायोटेक चैप्टर में, है ना। बैसिलस thuringiensis एक टाइप ऑफ बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम के जो स्पोर्स है उससे हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को गेट रिड कर सकते हैं। ये बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स, ड्राइड स्पोर्स जैसा हमें मिलेगा, उसको पानी में मिक्स करके स्प्रे करने से बटरफ्लाई कैटरपिलर्स उस स्पोर्स को कंज्यूम करने से वो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स मर जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट्स में हेल्पफुल होगा, ये हेल्पफुल होगा ब्रासिका प्लांट्स में और कुछ फ्रूट ट्रीज में। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। जो भी जीन्स रेस्पॉन्सिबल है वो बीटी क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करने में, वो जीन्स को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस कर देंगे कॉटन प्लांट, ब्रिंजॉल प्लांट, उन सभी में, तो वो नेचुरली ही रेजिस्टेंट हो जाएंगे, है ना। वैसे ही कुछ फंगल स्पीशीज है ट्राइकोडर्मा जैसा, जो फ्री लिविंग फंगाई है, नॉर्मली रूट्स के पास रहते हैं, प्लांट रूट्स के पास रहते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है वो बहुत सारा प्लांट पैथोजन से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जो है, आपको पता है कि हमें जैसे डिजीज होता है वैसे ही प्लांट्स को भी डिजीज हो सकते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा जो रूट इकोसिस्टम में रहते हैं वो उन डिजीज कॉजिंग प्लांट पैथोजन से बचाता है प्लांट्स को। ठीक है, हाँ, अब हम बात करेंगे बैक्यूलोवायरसेस की। बैक्यूलोवायरस एक टाइप ऑफ वायरस है। हमें पता है कि वायरसेस स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो भी वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। जो भी वायरसेस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं वो बर्ड्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। वैसे वायरसेस बहुत होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो बैक्यूलोवायरस एक टाइप का वायरस है जो इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं। अगर नॉट नेसेसरली इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसमें एक जीनस ऑफ वायरस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अगर किसी प्लांट को एक इंसेक्ट पेस्ट है तो ये वायरस उसको यूज करने से उन पेस्ट को हम गेट रेड कर सकते हैं। इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं, केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स में, क्योंकि वो बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक है। वो अगर इंसेक्ट में हार्म कर रहा है, इंसेक्ट को क्या अटैक कर रहा है, तो वो दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अटैक नहीं करते, क्योंकि उतना होस्ट स्पेसिफिसिटी हम वायरसेस में देखेंगे। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? फर्टिलाइजर क्या है? जो भी सॉइल के क्वालिटी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनहांस करेगा उसे हम फर्टिलाइजर्स बुलाते हैं। नॉर्मली सॉइल्स में नाइट्रोजन कम होते हैं, फॉस्फोरस कम होता है और पोटेशियम कम होता है, जिसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ला के सॉइल पे हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम्स है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में है।
वो सॉइल क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगा, वाटर टेबल जो भी ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करेगा, वो सब है। तो हम उसके बदले में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही फर्टिलाइजर्स जैसे यूज कर सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स के, जो है बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम अलग अलग चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो रूट्स में मिलता है हमें, स्पेसिफिकली पी फैमिली या फैबेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स है उसके रूट्स में नोड्यूल्स बना के रहता है वो। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। यहाँ पे रूट्स को बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन देता है, इन रिटर्न बैक्टीरिया को फूड देता है प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स जो भी इन्वॉल्व है दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। वैसे ही अजोस्पाइरलम अजोटोबैक्टर है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया भी है, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। ये पैडी फील्ड्स में हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फंगाई माइकोराइजल एसोसिएशंस के बारे में हमने पढ़ा है। फंगाई जैसे ग्लोमस के जीनस, ये प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशंस बनाते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन से क्या होगा, ये भी एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। फंगस के बॉडी हाइफे जैसा थ्रेड लाइक होगा, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और प्लांट बेटर अब्सॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सभी, और उसके बदले में फंगस को फूड मिलेगा प्लांट से। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फंगल सिम्बायोन जो भी फंगस है वो फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ठीक है, वो फॉस्फोरस अच्छे से अब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देंगे। और इसके अलावा उन प्लांट्स में हम रूट बोन पैथोजन से रेजिस्टेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। इससे हमारा इस चैप्टर खत्म हो गया। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। With this, I will sign off from today's session. I will see you very soon. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay happy, stay focused, and keep smiling. Thank you.